हेलो स्टूडेंट्स हमारा 4th चैप्टर है द ओल्ड क्लॉक शॉप। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर को। Christmas Eve had arrived as last minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. ये क्रिसमस की शाम थी और यूएसए में सॉल्ट लेक शहर में दुकानें बंद करने का समय था, लेकिन रे की दुकान में रोशनी चालू थी क्योंकि वो एक घड़ी की रिपेयरिंग कर रहा था। ठीक है ना, वो एक घड़ी को बना रहा था। वर्क ऑन अ क्लॉक लिखा है ना यहाँ पे, जिसे उसने बेचा हुआ था। ठीक है ना, उसने पहले उसे बेच दिया था बट उसमें कुछ इशू आ गया था तो इस वजह से उसको रिपेयर करा था। दुकान का मालिक रे एक बूढ़ा और बहरा आदमी था, मतलब कि उसको सुनाई नहीं देता था। Having finished his work, अपना काम खत्म करने के बाद रे stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जब रे उठे तो सामने के दरवाजे से हवा की एक ठंडी लहर उनकी गर्दन को छूकर गई। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. वो उस दुकानदार को देखने के लिए आया जो अंतिम समय में उसकी दुकान पर आया था, लेकिन एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा कि वह दुकानदार नहीं था। He saw two men, one in his 20s. उन्होंने देखा कि एक आदमी उनमें से जो दो लोग आए थे, इसमें से एक तो मतलब 20s में था, मतलब कि युवा लड़का था, यंग लड़का था, और दूसरा द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा था 50 की एज थी उसकी, मतलब वो आसपास उसकी एज 50 थी। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो 20 साल का जो लड़का दिख रहा था वो दरवाजे पर रुक गया, और जो अधेड़ उम्र का आदमी था जो 50s के आसपास दिख रहा था, 50 की एज के आसपास दिख रहा था, वो काउंटर पे आया और उसकी आंखों में उसके जो दिल में क्रूरता थी, जो गुस्सा था, जो मतलब दिखते नहीं है कुछ लोग रूड टाइप के, वो चीज़ उसकी आंखों में दिख रही थी। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. लेकिन किसी तरह रे ने समझदारी से अपने डर को छिपाया और धीरे धीरे उनके लिए एक नोटपैड पर एक पेंसिल को धक्का दिया। Ray used the second chance to look closely at the men, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. उसने फिर क्या हुआ, रे ने क्या किया, आदमी को थोड़ा और करीब से देखने के लिए क्या किया, थोड़ा सा ना ऑब्जर्व किया, कि देखा कि मतलब वो किस तरह का कैसा आदमी है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी जो राइट हैंड की पॉकेट है उसमें ना जैसे गन होती है उस तरह से उसका हाथ जो है ना उसकी राइट हैंड की पॉकेट में है, मतलब जैसे लग रहा है कि पॉकेट के अंदर से उसने गन पकड़ी हुई है। इंजर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड। रे के अंदर क्या हुआ ना, बहुत गुस्सा आ रहा, रे को बहुत ज्यादा गुस्सा जैसा फीलिंग आ रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था वो, लेकिन उसने क्या किया, अपनी समझदारी से अपने गुस्से को शांत किया और उस इंसान को जो सामने आया हुआ था, जो बहुत रूड दिख रहा था, गुस्से में दिख रहा था, ठीक है ना, उसको भी शांत होने के लिए कहा। बी स्टिल, मतलब कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा संभलिए। ही रोट ऑन द नोट पैड, मतलब ये बात उसने कैसे कही, नोट पैड पर लिख के कही। मे आई हेल्प यू, मैं आपको क्या
मदद कर सकता हूँ किसी भी तरह की? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। पहले तो क्या हुआ कि जो बूढ़ा आदमी था, जो 50 साल की उम्र के आसपास दिख रहा था, उसने क्या किया, रे की तरफ ऐसे देखा और थोड़ा सा स्माइल किया। और क्रूअल मॉकिंग स्माइल, मतलब कि ऐसे स्माइल किया जैसे होता नहीं है आप किसी का मजाक टाइप का उड़ा रहे हो, या मतलब ऐसे किसी को स्माइल करके नहीं देखते हो, वैसा। दे बोथ अंडरस्टूड why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. फिर क्या हुआ, ये एक जो आदमी था, जो ये दुकान पर आया था, वो बहुत क्रूअल टाइप का, बहुत रूड टाइप का आदमी दिख रहा था, ठीक है ना। और उसने क्या किया था, अपने जो दोस्त था या जो भी हो उसका, जो यंग लड़का था, वो उसको तो दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। और वो अंदर आ गया था। तो रोई को ये समझ में आ गया था कि ये दोनों एक बैड लक टाइप के दिख रहे हैं। मतलब उसको ये दिख रहा था कि मतलब ये पता नहीं कौन लोग आ गए मेरी दुकान पे, अच्छा खासा मैं काम कर रहा था और ये लोग आ गए। वहाँ पे फेस्टिवल भी था, क्रिसमस था, जाने का टाइम भी हो रहा था, ठीक है ना। तो ये सोचता है रे। आगे देख लेते हैं। The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? घड़ी क्या होती है, क्लिक करती है, और रे जो है थोड़ा शांति से, थोड़ा पीसफुली अनदर मैसेज लिखता है अपने नोटपैड पे, ठीक है ना। दूसरा एक मैसेज लिखता है नोटपैड पे और कहता है, क्या आप घड़ी लेने आए हैं या वॉच, मतलब कि क्लॉक लेने आए हैं जो दीवार पे लगती है, या वॉच लेने के लिए आए हुए हैं। Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and pocket watches. He was not a pawnbroker, but at the same time he couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for nothing they could get. तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इसमें ये हुआ कि उनको रे जो थे, जो दुकान के ओनर थे, जो घड़ी बेच रहे थे, ठीक है ना, उन्हें ये समझ में तो आ गया था कि इन लोगों को ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने क्या किया, घड़ियों से भरा, मतलब एक लोन बोर्ड था, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, ठीक है ना। लोन बोर्ड था एक जो घड़ियों से भरा हुआ था, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए बोला कि पुरानी घड़ियों और घड़ियों के बदले में आप लोन के रूप में पैसा ले सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के बदले में कुछ सुरक्षा लेने का या ब्याज कमाने के लिए पैसे दिए थे। He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. ये सब रे क्यों करता था इस तरह से कि मतलब घड़ी के बदले में लोन, क्योंकि वो एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है ना। वो एक काइंड हार्टेड था और ये वो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ऐसा करता था, ठीक है ना। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. फिर क्या हुआ, वो जो ओल्डर मैन था, जो 50s के आसपास दिख रहा था, जो काउंटर पे आया था, उसने क्या कहा रे से, उसने रे से ये कहा, अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए, उस ओल्डर मैन ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, रिस्ट वॉच थी। उसने कहा कि इस घड़ी का आप मुझे कितना दे सकते हैं, ठीक है ना। ये बात उसने कैसे कही, ये बात उसने नोट पैड पर लिख करके रे से कही, ओके। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked,
How much do you need for it? The reply came back on the notepad. Whatever it's worth. The reply came back on the notepad. Whatever it's worth. Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note, and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thanks." "Thank you." They both knew the watch wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote, "I'll be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." तो क्या हुआ दोस्तों, फिर उसने क्या किया, रे ने उस आदमी ने रे से पूछा कि इसका वर्थ कितना हो सकता है, आप मुझे कितना दे सकते हो। तो रे ने अपने मन में ही सोचा कि घड़ी कुछ खास तो दिख नहीं रही थी और उसकी कोई मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत नहीं दिख रही थी और उसकी कुछ कीमत भी नहीं थी, ठीक है ना। बट फिर भी रे ने क्या किया, $50 उस इंसान को दे दिए। तो उस इंसान ने रे की तरफ देखा और सोचा कि मतलब एज अ थैंकफुल आप नहीं देखते हो किसी की तरफ, जैसे आपने किसी ने आपकी मदद करी या किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप भले ना बोलो, आपकी जो आईज होती है, आपकी जो आंखें होती हैं, आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आप उनके थैंकफुल हो। तो उसी तरह से उस इंसान ने रे की तरफ देखा और थैंकफुल तरीके से देखा और बोला, मतलब उसको ये समझ में आ गया था कि मेरी घड़ी की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर उसने ये बोला कि मैं जल्दी अपनी घड़ी को वापस लेने के लिए आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड मेरी क्रिसमस। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope, the timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the clock shop. तो इस कहानी में क्या था, फिर वो लोग ये कह करके चले जाते हैं और ये सारा कन्वर्सेशन जो भी रे और उस आदमी के बीच में चल रहा होता है, इस बात को चलते चलते आधे घंटे पूरे हो जाते हैं। और जैसे ही आधे घंटे पूरे होते हैं, सारी घड़ियाँ जो वहाँ लगी हुई थी वो रिंग करने लगती हैं। और ऐसा लग रहा था कि उस समय रे तो कुछ सुन नहीं सकता था, मगर ऐसा उस समय फील हो रहा था कि रे भी सारी चीज़ों को सुन रहा है। और इन सारी चीज़ों से जो म्यूज़िकल मैसेज मिल रहा था, जो सारी घड़ियाँ बज रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी मतलब आशाओं से भरा हुआ मैसेज मिल रहा था। जो म्यूज़िकल मैसेज था उससे ऐसा लग रहा था, दिस टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, ठीक है ना। और पीस ऑन अर्थ का मैसेज मिल रहा था कि मतलब धरती पे क्या होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए और गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और सबकी भलाई रहनी चाहिए, ठीक है ना। वॉज फेल्ड बाय द थ्री मैन हू स्टूड इन द क्लॉक शॉप। ये किसने फील किया, उन तीनों लोगों ने, रे ने, 50s में जो आदमी था जो काउंटर पे आया था उसने, और जो यंग मैन जो शॉप के बाहर खड़ा हुआ था, इन तीनों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि सबकी भलाई होनी चाहिए और धरती पर शांति होनी चाहिए, ठीक है ना। यही हमें मैसेज मिलता है इस स्टोरी से कि हमेशा पीस ऑन अर्थ होना चाहिए और सबका भला सोचना चाहिए, जैसे कि रे ने इस स्टोरी में सोचा। जबकि जो आदमी आया था वो क्रूअल भी दिख रहा था, रूड भी दिख रहा था, फिर भी उसने उसकी मदद करी। उसकी घड़ी की कोई वैल्यू नहीं थी, फिर भी उसने $50 उसको दिए, सिर्फ और सिर्फ शांति मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया? मेरी पूरी कोशिश रही कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। जो भी मैसेज होगा आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।